हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लेबर। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने लेबर का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ट्रू लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इस पार्ट में हम समझेंगे कि स्टेजेस ऑफ लेबर क्या होती हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, ये जो लेबर टॉपिक है, इसमें मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है स्टेजेस ऑफ लेबर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है, केवल फर्स्ट एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर विद फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसलिए आप इन स्टेजेस को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी डाउट होता है, कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ पर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं दोबारा उस टॉपिक को जो आपको नहीं समझ में आएगा उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी। ठीक है, और मेरे साथ में आप फ्रेंड्स नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर। फ्रेंड्स, इसकी 4 स्टेज होते हैं। किसी किसी बुक में आपको 3 मिलेंगी, लेकिन कभी कभी 4 भी देखने को मिलेंगी, तो इम्पॉर्टेंट 3 है। लेकिन हम सभी बुक का समराइज करके पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम 4 स्टेजेस पढ़ेंगे। पहली है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। This start from the onset of true labor pain and ends with full dilatation of cervix। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है ये ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है और ये खत्म कहाँ पर होती है, जो सर्विक्स है उसका फुल डायलिटेशन हो जाता है। डायलिटेशन का मतलब कि जो सर्विक्स है वो पूरी ओपन हो जाती है। ठीक है, इट इज़ नोन एज सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर। फ्रेंड्स, ये जो पहली स्टेज है इसमें केवल क्या होता है, इसमें जो सर्विक्स है उसका टोटल डायलिटेशन होता है, इसलिए इसको सर्वाइकल स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपसे कोई पूछता है कि टोटल सर्विक्स का डायलेशन कितना होता है, तो आप बोल देंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सर्विक्स होती है वो टोटल 10 सेंटीमीटर डायलेट करती है बेबी को डिलीवर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्ट नोट्स हैं, अच्छे से समझते हुए चलिएगा। इसमें आगे लिखा हुआ है, इट्स एवरेज ड्यूरेशन इज 12 आवर्स इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड 6 आवर्स इन मल्टी ग्रेविडा। मतलब प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब है कि जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है उनको कंप्लीट होने में, मतलब कि 10 सेंटीमीटर डायलेट होने में 12 आवर लगते हैं, और जो मल्टी ग्रेविडा है मतलब कि जिनकी एक से अधिक प्रेगनेंसी, दूसरी, तीसरी या चौथी प्रेगनेंसी है, उनको 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड फ्रेंड्स, फेजेस ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। जो फर्स्ट स्टेज है वो फ्रेंड्स 3 फेज में कंप्लीट होती है। पहली है लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशन फेज। ठीक है, अब हम इनके बारे में एक एक को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेटेंट फेज। इट इज डिफाइंड एज द पीरियड बिटवीन द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विद द सर्वाइकल डायलिटेशन ऑफ 3 to 4 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, ये जो ट्रू लेबर पेन है, ये वाली जो लेटेंट फेज होती है, ये ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होकर के 3 से 4 सेंटीमीटर तक जब सर्विक्स डायलेट होती है, ये उतने पीरियड ऑफ टाइम में रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझते हुए चलिएगा। फर्स्ट स्टेज में टोटल सर्विक्स का डायलेशन कितना होना है, 10 सेंटीमीटर, और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट फेज में, लेटेंट फेज में कितना हो गया, 3 से 4 सेंटीमीटर, तो कितना बचा है, 6 से 7 सेंटीमीटर अभी रिमेनिंग है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, रेट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन इज अबाउट 0.35 सेंटीमीटर पर आवर। इसमें ये बोला गया, इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 0.35 सेंटीमीटर ये डायलेट होती है, मतलब बहुत स्लोली ये फेज चलता है। ड्यूरेशन प्राइमरी ग्रेविडा में 8 आवर्स का होता है लेटेंट फेज, और मल्टी ग्रेविडा में 5 आवर्स का होता है लेटेंट फेज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड इंटरवल। देखिए, ये फ्रीक्वेंसी इंटरवल किस चीज़ की है, कॉन्ट्रैक्शंस की है। जो फीमेल्स को कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, ठीक है, अचानक से जो पेट दर्द होता है उसको कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन आते रहते हैं, जिससे जो हेल्प करते हैं बेबी को डिलीवर होने में। ठीक है, तो वो इनिशियली का मतलब कि स्टार्टिंग में, जैसे लेटेंट फेज स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में 15 से 30 मिनट की ड्यूरेशन पर आते हैं, 30 सेकंड के लिए। ठीक है, और ग्रेजुअली का मतलब कि उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो 5 से 7 मिनट की ड्यूरेशन में आते हैं 40 सेकंड के लिए। ये आपको भी कुछ नहीं समझ में आओगे, मैं बताती हूँ। जब ये लेटेंट फेज स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये 15 से 30 मिनट का है। ये 15 से 30 मिनट ऐसे जो वुमेन होती है ऐसे लेटी रहती है, अचानक से 30 सेकंड के लिए उनको पेट दर्द होता है, फिर से 15 से 30 मिनट तक लेटी रहती हैं, फिर उनको 30 सेकंड के लिए पेट दर्द होता है, फिर वो, मतलब ये आप समझिए, ये रिदम के साथ आते हैं।
इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 15 से 30 मिनट का रहता है, और ये जो पेट दर्द होता है वो 30 सेकंड के लिए होता है। जैसा आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, या तो अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट वुमेन होंगी तो उनको अगर आपने डिलीवरी के समय देखा होगा तो अचानक से वैसे ही कहती है मुझे बहुत तेज पेट दर्द हुआ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए होगा, फिर वो रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है, उसके थोड़ी देर में अचानक से फिर से उनको पेट दर्द होगा, फिर वो रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होता है, इसको इनिशियली बोलते हैं और ऐसा ही ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब कि बाद में जैसे जैसे लेटेंट फेज खत्म होने वाला होता है तब ये जो ड्यूरेशन है 15 से 30 मिनट का है, ये 5 से 7 मिनट का हो जाता है, और ये जो ये वाला टाइम है, ये पेट दर्द वाला टाइम और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्टिव फेज में। इट इज़ द सेकेंड फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है, इट बिगिंस व्हेन द सर्विक्स इज 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेड। देखिए फर्स्ट लेटेंट फेज में 3 से 4 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हो चुकी है, तो इसमें अब 3 से 4 सेंटीमीटर से ये फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद एंड एंड्स व्हेन सर्वाइकल डायलेटेशन इज 8 सेंटीमीटर, और ये कहाँ पर एक्टिव फेज खत्म होगा, जब सर्विक्स 8 सेंटीमीटर तक डायलेट हो चुकी होगी, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। साथ में एक साथ देखते हुए चलिएगा, अगर आप जरा सा भी कुछ चीज़ स्किप करेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और ये लेबर में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो पहले में 3 से 4 हुआ, एक्टिव फेज में 4 तक तो कंप्लीट हो गया, फिर 4 से 8 सेंटीमीटर तक होता है। तो अब हमको आखिरी फेज में कितना करना है, 2 सेंटीमीटर अभी रिमेनिंग है, वो हम लास्ट फेज में करेंगे। तो अब देख लेते हैं एक्टिव फेज में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो 3 से 4 मिनट में आते हैं 60 सेकेंड्स के लिए। ड्यूरेशन प्राइमरी ग्रेविटा में 6 आवर होती है, ठीक है। ये इतना फेस कवर करने के लिए 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इतना फेस कवर करने के लिए 6 घंटे लगते हैं प्राइमरी ग्रेविटा को, और मल्टी ग्रेविटा को 4 घंटे लगते हैं। डायलिटेशन रेट क्या होता है, 1.2 से 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 1.5 सेंटीमीटर तक, वो 1.5 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होती है, ठीक है। है ट्रांजिशन फेज। द लास्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ लेबर इज ट्रांजिशन, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है उसका जो सबसे छोटा फेज होता है वो होता है ट्रांजिशन फेज, ठीक है। इट इज़ मोर इंटेंस फेज ऑफ अ लेबरिंग वुमेन। और फ्रेंड्स इंटेंस का मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब कि भयंकर होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, और वुमेन को इसी में डिलीवरी होने वाली होती है, तो मतलब बहुत भयंकर होता है, सहनशील नहीं होता है, ठीक है। इसमें ही वुमेन जो पेन है उसको सहन नहीं कर पाती है, ठीक है। और इसमें कितना सर्विक्स डायलेट होती है, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 सेंटीमीटर तो सेकेंड फेज में हो चुकी है, बस 2 सेंटीमीटर बची है 10 सेंटीमीटर कंप्लीट होने में, तो ट्रांजिशन फेज में इतना हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन आते हैं 2 से 3 मिनट में 60 से 90 सेकंड के लिए, ठीक है। ड्यूरेशन कितनी होती है, प्राइमरी ग्रेविटा में 2 आवर्स होती है, मल्टी ग्रेविटा में 1 आवर होती है, ठीक है। अब आ जाता है, ये हमने क्या पढ़ लिया, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पढ़ लिया और उसके टाइप्स पढ़ लिया। अब आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स। हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर चल रही है, तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, जो यूट्रस की मसल्स है उसमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हो रहा होगा। सर्वाइकल डायलिटेशन इन इफेसमेंट, सर्विक्स जो है वो डायलेट कर रही होगी। इफेसमेंट का फ्रेंड्स मतलब होता है खिंचाव, ठीक है। तो अगर खिंचाव होगा तभी तो सर्विक्स डायलेट करेगी, तो ठीक है वो है। डेवलपमेंट ऑफ रिट्रैक्शन रिंग, फ्रेंड्स ये जो रिट्रैक्शन रिंग है इसको आगे हम फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही बार पढ़ लेंगे, ज़्यादा बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं, इधर आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये भी हम उधर साइड पढ़ेंगे अभी जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ब्लडी शो होता है कि मतलब ब्लडी शो का मतलब एक वाटर टाइप का होता है, उसमें ब्लड भी होता है, उसका वो निकलने मतलब कि वो शो टाइप का होता है, निकल जाता है वहाँ पे सर्विक्स से, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, ये एमनियोटिक फ्लूइड से एक बैग टाइप का बन जाता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। एंड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, अभी कुछ समझ लीजिए, कुछ अभी हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, क्योंकि यही सारा जो चेंजमेंट होता है इन्हीं सबको हम फिजियोलॉजी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स। इसको मैंने इजी वे में समझने के लिए इसको मैंने ग्राफ के माध्यम से समझाया है, इसको 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा और आपको याद रहेगा। तो फिजियोलॉजी को मेनली 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे यूट्राइन चेंजेस क्या होते हैं, मतलब यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सर्वाइकल चेंजेस, मतलब सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैकेनिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो सर्वाइकल चेंजेस में जैसे हमको पढ़ना है फंडल डोमिनेंस, पोलैरिटी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, डेवलपमेंट ऑफ रिट्रैक्शन रिंग, जो भी मैंने साइन एंड सिम्टम्स से बताया था ना कि आगे पढ़ेंगे, इन सबको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे।
सर्वाइकल चेंजेस में हम पढ़ेंगे सर्वाइकल रिपनिंग, सर्वाइकल इफेसमेंट, सर्वाइकल डायलिटेशन एंड ब्लडी शो। मैकेनिकल फैक्टर में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, जनरल फ्लूइड प्रेशर, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, फेटल एक्सेस प्रेशर, डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। ये सारा होता है फिजियोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में लेबर में यही पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को डिफाइन कीजिए और उसकी फिजियोलॉजी को बताइए। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूट्राइन चेंजेस से। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट था वो था फंडल डोमिनेंस। ठीक है, इसको समझते हैं फ्रेंड्स। इसके पहले हम देख लेते हैं, आपने यूट्रस का स्ट्रक्चर देखा है? यूट्रस ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ये हो गया यूट्रस, ये इधर है फिम्ब्रीज, ये है ओवरी। ठीक है, ये हो गया सर्विक्स और इधर है ये वजाइना। ठीक है, अब फंडल डोमिनेंस। फंडल का मतलब क्या होता है? देखिए यूट्रस है, यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर होता है फंडस, बीच वाली होती है बॉडी, नीचे होता है सर्विक्स या लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है, फिर यहाँ पे सर्विक्स होती है। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। फंडल का मतलब ये फंडस वाले पार्ट की बात हो रही है। डोमिनेंस का मतलब होता है डोमिनेट करना, मतलब कि यहाँ पर मेन फोकस इस पर किया गया है। ठीक है, तो अब हम जो फंडल डोमिनेंस है यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं। It refers to the phenomena where uterine contraction are strongest and longest in the upper uterine segment। देखिए इसमें ये बोला गया है कि जो वो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं वो फंडस में आ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अभी बेबी तो बिल्कुल नीचे नहीं आया है, अभी यहाँ पर है, तो जब ऊपर से प्रेशर लगेगा तभी जो बेबी है वो नीचे आएगा। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होते हैं और लॉन्गेस्ट होते हैं, मतलब कि बहुत तेज मजबूत कॉन्ट्रैक्शन आ रहे होते हैं, बहुत लंबे समय तक के लिए आ रहे होते हैं। कहाँ पर? अपर यूट्राइन सेगमेंट में। अपर यूट्राइन सेगमेंट को ही फंडस बोलते हैं। एंड वीकेस्ट इन द लोअर सेगमेंट, और ये जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है यहाँ पर वीक होते हैं। देखिए पहले ऊपर ही तो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, जब ऊपर कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तभी तो बेबी पर प्रेशर पड़ेगा, बेबी नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, ये तो मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। तो बस यही है फंडल डोमिनेंस का मतलब कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा तेजी में आ रहे हैं, फंडस पर प्रेशर कर रहे हैं ताकि बेबी नीचे आए। सिंपल सी बात है, खत्म। अब आ जाते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती है? अब फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम यूट्रस का एक बार बना देते हैं। ठीक है, डायग्राम, क्योंकि मुझे डायग्राम से समझाने में इजी लगता है। इट रिफर्स टू द कोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वेयर द अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट टू पुश द fetus while the lower segment and cervix dilate and thin to allow passes। देखिए पोलैरिटी का मतलब क्या है? इसमें ये बोला जा रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन में होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब कि इसमें जो अपर यूट्राइन सेगमेंट है वो भी अपना रोल प्ले करता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट वो भी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो अपर यूट्राइन सेगमेंट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन हो रहे हैं टू पुश द फीटस। क्यों हो रहे हैं? जो फीटस है, जो बेबी है, उसको पुश करने के लिए, ताकि वो नीचे जाए। इतना समझ में आ गया। While the lower segment and cervix dilate and thin to allow passes। अब क्या है, इसमें जो नीचे वाला पार्ट है जिसको लोअर यूट्राइन सेगमेंट बोलते हैं, जहाँ पर सर्विक्स है, ये थिन होती है, ये पतली होती है, और ये पतली होती है, और यहाँ पर देखिए सर्विक्स भी डायलेट हो रहा होता है, तो एक पासेज, एक रास्ता बनाती है ताकि जो बेबी है वो नीचे आ सके। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर बात ये करी गई है कि ऊपर जो है, ऊपर बड़े मेजर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं ताकि बेबी नीचे आए, और जो नीचे वाला एरिया है वो अपने आप को सॉफ्ट कर रहा है, एक पासेस बना रहा है ताकि बेबी यहाँ से नीचे आ सके, एक रास्ता तैयार कर रहा है। ठीक है, अलाउ पासेस। आई होप कि आपको ये भी मतलब समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। देखिए फ्रेंड्स, आपने बहुत सुना होगा कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन, लेकिन समझ लेते कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। कॉन्ट्रैक्शन आर द रिदमिक टाइटनिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ द यूट्राइन मसल्स। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? रिदमिक का मतलब होता है रिदम से, मतलब कि अब हुआ, फिर अब हुआ, फिर अब हुआ, फिर अब हुआ, अब हुआ, अब हुआ, मतलब लगातार टाइमली होते रहेंगे। ठीक है, जैसे हमारा हार्ट है वो जो पंप करता है वो रिदम में पंप करता है। ठीक है, तो वही है, कॉन्ट्रैक्शन आर द रिदमिक टाइटनिंग एंड रिलैक्सिंग। टाइटनिंग का मतलब कि ऐसे टाइट होंगे फिर रिलैक्स होंगे, ऐसे टाइट होंगे फिर रिलैक्स होंगे, और क्या हो रहे हैं टाइट और रिलैक्स? यूट्राइन मसल्स। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है? यूट्राइन मसल्स का टाइट होना और रिलैक्स होना एक रिदम में, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रिट्रैक्शन रिफर्स टू द यूट्रस मसल्स फाइब्रस शॉर्टेड आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन। देखिए रिट्रैक्शन का मतलब होता है कि
जैसे सपोज दैट पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, मतलब बेसिकली रिट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं फिर कॉन्ट्रैक्शन जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन जा रहे हैं, तो जो अंदर का फाइबर है वो धीरे धीरे उसकी इलास्टिसिटी कम होती जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाती हूँ, उससे आपको अच्छे समझ। जैसे आप एक रबड़ लीजिए, ठीक है, रबड़ में आप पहले कॉन्ट्रैक्शन करिए, तो जो पहले आप उसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, टाइमली कम से कम 10 मिनट तक करते रहिए, ठीक है, तो वो हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्शन। रिट्रैक्शन में क्या होगा, जब उसको आप कॉन्ट्रैक्शन जब आप बहुत देर तक ऐसे ऐसे करते रहेंगे, जब उसको छोड़ देंगे तो वो अपने आप लूज हो जाएगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिट्रैक्शन, क्योंकि जो उसके अंदर के इलास्टिक फाइबर थे वो टूट चुके हैं, ठीक है, बेसिकली जो इलास्टिक फाइबर थे वो टूट चुके हैं, उनके अंदर कुछ नहीं बचा है। एक मैं अभी आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। देखिए फ्रेंड्स, ये एक रबड़ है, ठीक है, सॉरी मुझे अभी आइडिया है तो मैंने इसे समझाया, ठीक है, रबड़ है। अब ये रबड़ है, इसको मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज हम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, टाइटनिंग होगा, रिलैक्सिंग होगा, तो ये टाइट हो रही है, फिर रिलैक्स हो रही है, फिर टाइट हो रही है, फिर रिलैक्स हो रही है, फिर टाइट हो रही है, फिर रिलैक्स हो रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन का फेज हो गया। रिट्रैक्शन में क्या होगा, ये जो इसके अंदर के ये वो क्या फाइबर्स है, ये जो इलास्टिक फाइबर है, जिनकी वजह से इसके अंदर इलास्टिसिटी आ जाती है, तो ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं, क्योंकि बार बार ऐसे टाइट होगा, रिलैक्स होगा, टाइट होगा, रिलैक्स होगा, तो ये जो इसके ये है, ये सब टूटने लगते हैं। जब ये टूटने लगते हैं तो ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। अभी तो ये नई है, थोड़ी सी यूज़ हुई है, लेकिन जब ये और पुरानी हो जाएगी तो बिल्कुल लूज हो जाएगी, ये मतलब बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल इसके अंदर की सारी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है। कॉन्ट्रैक्शन में जब हम रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो रिट्रैक्शन में जो मसल्स फाइबर होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ की मसल्स है वो बिल्कुल लूज हो जाती है और जो बेबी है वो ईजिली डिलीवर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग द ग्रेजुअल डिसेंट ऑफ द बेबी एंड डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। वही बात बोली गई है कि क्या फैसिलिटेट करता है, ताकि जो ग्रेजुअल डिसेंट हो सके, जो बेबी है डिसेंट डाउन का मतलब कि नीचे आ सके, बेबी नीचे आ सके और सर्विक्स का डायलेटेशन हो सके। सर्विक्स का डायलेटेशन कैसे होगा, जो बेबी है वो जैसे जैसे नीचे आएगा तो जो यहाँ पर सर्विक्स है उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो वो कॉमन सी बात है, ऐसे ऐसे वो पासेस बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। एज यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू डिस्टिंक्ट सेगमेंट फॉर्म्स। देखिए, ये लेबर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यूट्रस का डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। जब तक आपको यूट्रस का डायग्राम नहीं आएगा, जब तक आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़े होंगे फ्रेंड्स, तब तक आपको लेबर समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। ये हो गया यूट्रस। अब अपर सेगमेंट ये होता है, लोअर सेगमेंट ये होता है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, फॉर्मेशन ऑफ अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट, ठीक है। देखते हैं अपर सेगमेंट में क्या है, द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस अबव द सर्विक्स बिकम्स थिकर एंड मोर मस्कुलर। ये तो कॉमन सी बात है, ये वाला जो रीजन होता है वो थिक होता है, मतलब थोड़ा सा मोटा होता है और यहाँ पे मसल्स बहुत ज़्यादा होती है। This segment is responsible for generating the contractile force that push the baby down। और फ्रेंड्स, अगर ये मस्कुलर रीजन है तो इसके अंदर मसल्स फाइबर भी होंगे जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, पुश करने के लिए। वो उन्हीं में कॉन्ट्रैक्शन आएगा और उन्हीं कॉन्ट्रैक्शन से ही जो बेबी है वो पुश होगा और वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपर यूट्राइन सेगमेंट। लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या होता है, this lower part of the uterus below the cervix becomes thinner and less muscular। जो नीचे वाला रीजन होता है वो थोड़ा सा पतला होता है और कम उसमें मसल्स होते हैं, ठीक है। दिस सेगमेंट इज मोर पैसिव एंड अलाउ द बेबी टू मूव डाउन द बर्थ कैनाल। और ये क्या होता है, ये पासेस तैयार करता है। इसका मेनली बेसिकली काम ही यही होता है, एक रास्ता बनाना। पतला होता है तो ईजिली ये डायलेट हो जाता है, एक रास्ता बनाता है ताकि जो बेबी है वो बर्थ कैनाल में आ सके और बेबी की डिलीवरी हो सके, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड अपर यूट्राइन सेगमेंट। अब नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ रिट्रैक्शन रिंग। ये भी हम लोगों ने अभी साइन एंड सिम्टम्स में देखा था, तब मैंने बोला था इसको आगे समझाएंगे। अब यहाँ पे देखते क्या होता है। अपर यूट्राइन सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट, ये हमको समझ में आ गया कि अपर यूट्राइन सेगमेंट पे कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, रिट्रैक्शन भी होता है। The lower segment thins out to accommodate of presenting part and ridge is formed between upper and low uterine segment called bundles ring। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो भी चीज़ें अभी तक हम समझते हुए आ रहे हैं उससे आपको क्या पता चला है, उससे हमको ये पता चला है कि जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर आते हैं कॉन्ट्रैक्शन और जो नीचे वाला पार्ट है वो बेसिकली एक पासेस बनाता है ताकि जो बेबी है वो वहाँ से निकल सके। तो इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर ऐसे जो अपर यूट्राइन सेगमेंट है यहाँ पे वो
कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और वो मस्कुलर टाइप का है तो एक सर्कुलर रीजन फॉर्म कर लेता है, ठीक है, और बेबी भी अभी यहीं पर है तो ये ऐसा हो जाता है। और जो नीचे वाला है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऊपर आ रहे हैं तो नीचे वाले रीजन पर भी प्रेशर पड़ेगा, बेबी नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो ये फैलेगा, तो ये एक रोड टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी इमेज बन जाती है, इस इमेज को बोलते हैं बैंडल्स रिंग। ये रिंग टाइप की ऐसे ऐसी एक रिंग टाइप की आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बार बार आ रहे होते हैं तो ये रिंग टाइप की बन जाती है, जिसको बोलते हैं बैंडल्स रिंग या तो रिट्रैक्शन रिंग। रिट्रैक्शन रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही आ रही होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्वाइकल चेंजेस। सर्वाइकल चेंजेस के अंदर सबसे पहला है सर्वाइकल रिपनिंग। इसमें क्या होता है, इट रिफर्स टू द सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स दैट टिपिकली बिगिंस प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ लेबर एंड इज नेसेसरी फॉर सर्वाइकल डायलिटेशन एंड द पासेज ऑफ द फीटस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो सर्विक्स है उसकी धीरे धीरे वो होने लगती है, सॉफ्ट होने लगती है। जैसे देखिए कोई भी चीज़ है अगर वो टाइट है तो आप उसको तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते ना, वो जब तक सॉफ्ट नहीं होगी, जब वो सॉफ्ट हो जाएगी फिर आप उसको मोल्ड डाउन कर सकते हैं अपने तरीके से। उसी तरीके से सर्वाइकल रिपनिंग में क्या होता है, जब ऑनसेट ऑफ लेबर हो जाता है, ऑनसेट ऑफ लेबर का मतलब कि जब लेबर पेन स्टार्ट होने वाले होते हैं उस समय जो सर्विक्स है ये धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगती है। जब सर्विक्स धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेगी, ताकि जब ये सॉफ्ट होगी तो धीरे धीरे फिर ये डायलेट होगी, जब ये डायलेट होगी ताकि फिर उसके बाद ही जो फीटस है उसके लिए रास्ता बना पाती है, तो वही होता है सर्वाइकल रिपनिंग। अब आ जाते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट। इट इज़ डिफाइंड एज द थिनिंग ऑफ द सर्विक्स एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्वाइकल कैनाल। ये वही इसमें बात बोली गई कि ये जो सर्विक्स है उसकी थिनिंग हो जाती है और सर्वाइकल कैनाल की शॉर्टनिंग हो जाती है, ताकि वो अपना रास्ता तैयार कर सके फीटस को बाहर निकालने के लिए, उसको बोलते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट। नेक्स्ट आ जाता है सर्वाइकल डायलिटेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ enlargement ऑफ एक्सटर्नल os to permit passes ऑफ fetal head। फुल डायलिटेशन ऑफ cervix is 10 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है, जो सर्विक्स है वो फुल डायलेट होती है। अभी मैंने इंट्रो में भी आपको बताया था कि जो टोटल सर्विक्स डायलेट होती है डिलीवरी के समय वो 10 सेंटीमीटर होती है। इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल ऑस होता है वो ओपन होने लगता है, ठीक है। जब वो ओपन होगा उस तभी जो बेबी है वो बाहर आ पाएगा, ठीक है। इंटरनल ऑस किसका, सर्विक्स के। सर्विक्स के दो ऑस होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है एक इंटरनल होता है। ये यूट्रस है फ्रेंड, ये जो है ये इंटरनल ऑस है। इंटरनल ऑस का मतलब होता है इंटरनल ओपनिंग, ये एक्सटर्नल ऑस है। एक्सटर्नल ऑस का मतलब कि एक्सटर्नल ओपनिंग, और ये यहाँ पर वजाइना है, ठीक है। वजाइना है, फिर सर्विक्स है, फिर यूट्रस है। तो इंटरनल ऑस और ये एक्सटर्नल, जब एक्सटर्नल ऑस ओपन होगा तभी तो फिर बेबी नीचे आएगा, ठीक है। तो यही बात इसमें बोल दी गई है। ब्लडी शो। अब ब्लडी शो का मतलब क्या होता है, इसको भी हम लोगों ने साइन एंड सिम्टम्स में देखा था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज म्यूकस प्लग। फ्रेंड्स इसको म्यूकस प्लग भी बोला जाता है, किसी किसी बुक में म्यूकस प्लग भी लिखा हुआ है। इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड टाइम्ड म्यूकस दैट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि ये अमाउंट ऑफ ब्लड होता है जिसमें म्यूकस भी होता है। म्यूकस का मतलब कि वाटरी डिस्चार्ज टाइप का होगा और इसमें कुछ ब्लड के भी स्टेन्स होंगे, ठीक है। और ये डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विक्स, इस सर्विक्स के थ्रू डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन द सर्विक्स बिगेन टू डायलेट एंड प्रिपेयर फॉर लेबर। और ये एक नेचुरल प्रोसेस, अगर आपको ब्लडी शो आ रहा है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स आपको मैं एक बात बताऊँ ये ऐसा क्यों होता है। देखिए ये सर्विक्स है, सपोज दैट ये ऐसे सर्विक्स मैंने ऐसे बना दी, ये बिल्कुल बंद है, ऊपर से प्रेशर आया, बेबी का हेड आ रहा है, ये जब ओपन होगी, जब ये ऐसे फ्रेंड्स ये खिंचाव करेगी, इसके अंदर खिंचाव होगा तो जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं वो तो ब्रेक डाउन होंगी ना, कॉमन सी बात है, वो ब्रेक डाउन होंगी। तो जो कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, जब वो ब्रेक डाउन होंगी तो उससे तो ब्लड निकलेगा ना, फिर कहीं तो जाएगा ब्लड, वही ब्लड होता है ब्लडी शो। और इसके अंदर म्यूकस भी होता है, तो ये पूरा एक पाउच टाइप का बन जाता है, मतलब कि वो प्लग टाइप का म्यूकस प्लग होता है, इसके अंदर ब्लड भी होता है, म्यूकस भी होता है, यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड आता कहाँ से है। ये ब्लड आता है जब सर्विक्स जो है वो डायलेट होना स्टार्ट होती है और लेबर के लिए प्रिपेयर होती है। इट इज़ कॉज्ड बाय सेपरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। ये फ्रेंड्स मैंने समझा दी और आगे वही लिखा भी हुआ है। इट इज़ कॉज्ड बाय द सेपरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। और ये क्यों बनता है, मतलब इसका कारण क्या है कि सेपरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है यहाँ की वो सेपरेट हो रही है और यहाँ पर ओवर स्ट्रेच हो रहा है,
ठीक, ओवर स्ट्रेस्ड का मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे खींच रही है, तो जो वहाँ की मसल्स है, जो मतलब कि जो वहाँ की कैपिलरीज है वो ब्रेक डाउन हो रही है, उसी से ब्लड आ रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैकेनिकल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। ये क्या होता है देखते हैं। द एमनियन एंड कोरियन लेयर्स फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द बेबी। देखिए जो बेबी यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर एमनियन और कोरियन लेयर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ये बेबी रहता है, ठीक है। द मेम्ब्रेन फिल्ड सैक कंटेनिंग द एमनियोटिक फ्लूइड बिगिंस टू प्रोट्रूड इनटू द बर्थ कैनाल। ये क्या होता है, ये इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है, एंड एमनियोटिक बिगिंस टू प्रोट्रूड इनटू द बर्थ कैनाल। अब जब धीरे धीरे डिलीवरी होने वाली होती है तो जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है वो प्रोट्रूड हो जाती है। प्रोट्रूड का मतलब कि उसमें छेद हो जाता है, टीयरिंग हो जाती है, और ठीक है, जब टीयरिंग हो जाएगी तो वो आगे कहाँ पर आएगा, बर्थ कैनाल में ही आएगा। एज लेबर इंटेंसिफाई, मतलब जैसे ही लेबर और भयंकर होता रहता है, द बैग ऑफ वाटर में रप्चर, जो बैग ऑफ वाटर है ये रप्चर हो जाता है, रिलीजिंग द एमनियोटिक फ्लूइड, और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है, एंड हेल्पिंग टू फैसिलिटेट द बेबीज पासेस थ्रू द बर्थ कैनाल। और ये किसमें फैसिलिटेट करता है, तो जो बेबी है वो ईजिली पास आउट कर ले बर्थ कैनाल से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा दूँ, ये हमारा हो गया यूट्रस, ठीक है, इसके अंदर एमनियोटिक वो मेम्ब्रेन है, अब यहाँ पर फीटस है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बैग ऑफ वाटर कैसा बना। अब देखिए इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, पूरा ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, यहाँ तक पूरा फिल्ड है। ऊपर से जब कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो जो बेबी का हेड है ये यहाँ तक आ जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसके नीचे भी तो थोड़ा सा पानी होगा, वो बचा रह जाएगा। यही वाला जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो नीचे भी तो था, चारों तरफ था। जब ऊपर से हेड का प्रेशर आया तो थोड़ा सा यहाँ पे बच गया, फिर यहाँ पे लॉक हो गया, यहाँ पे लॉक हो गया, यहाँ पे पेल्विक बिम पे ये जो हेड है वो लॉक हो गया, तो इधर वाला पानी कहाँ जाएगा, वो वाला जो पानी है वो बाहर आ जाता है, ऐसे यहीं से शेड ऑफ हो जाता है। इसको बोलते बैग ऑफ वाटर। ये एक पाउच टाइप का बन जाता है और ये एमनियोटिक फ्लूइड ही होता है, ये ऐसे बाहर आ जाता है, जिससे जो ये रास्ता है वो साफ़ भी हो जाता है, जो इन्फेक्शन वगैरह होता है वो भी सब धुल जाते हैं, और मतलब कि म्यूकस भी हो जाता है, मतलब गीला हो जाता है, ताकि जो बेबी है वो इजीली बर्थ कैनाल में आ सके। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जनरल फ्लूइड प्रेशर। ये क्या होता है, जनरल फ्लूइड प्रेशर refers to the pressure exerted by the amniotic fluid which surround the baby and the pressure exerted by the uterine contraction। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे अभी मैंने बताया कि जो बेबी होता है उसके चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन आ रहे होते हैं तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बेबी पर प्रेशर देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जनरल फ्लूइड प्रेशर, और कुछ नहीं है, ठीक है। विच सराउंड द बेबी एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब एमनियोटिक फ्लूइड पर प्रेशर डालते हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड है बेबी पर प्रेशर डालता है। दिस प्रेशर हेल्प टू पुश द बेबी डाउन एंड डायलेट द सर्विक्स। और ये जो प्रेशर है ये क्या करता है, बेबी को पुश करने में, मतलब नीचे पुश करने में हेल्प करता है, और जो सर्विक्स है उसको भी डायलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इट इज़ अ टर्म यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिस्क्राइब रप्चर ऑफ द एमनियोटिक सैक। मतलब अभी जो हम लोगों ने बात करी थी, जो एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन में, जब वो रप्चर हो जाती है उसी को बोलते हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। नॉर्मली इट अकर्स स्पॉन्टेनियसली एट फुल टर्म आइदर ड्यूरिंग ऑफ लेबर। मतलब ये जो होता है नॉर्मली कब अकर होता है, स्पॉन्टेनियस, मतलब जब डिलीवरी का टाइम होता है उस समय अचानक से हो जाता है नेचुरली, और या तो ये फुल मतलब एट फुल टर्म आइदर ड्यूरिंग ऑफ लेबर, या तो ये लेबर के समय भी रप्चर हो सकता है। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकिंग ऑफ वाटर और वाटर इज ब्रेकिंग। और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को किस नाम से भी जाना जाता है, ब्रेकिंग ऑफ वाटर या तो वाटर इज ब्रेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फीटल एक्सिस प्रेशर। फीटल एक्सिस प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फीटस हेड एंड बॉडी एज इट मूव्स थ्रू द बर्थ कैनाल। ये फ्रेंड जैसे हम लोगों ने जनरल फ्लूइड प्रेशर पढ़ा था सेम वैसे ही, लेकिन इसमें बेसिकली जो प्रेशर है वो कहाँ पर पड़ रहा है, फीटस के हेड पर पड़ रहा है, ठीक है। और अगर वहाँ फीटस के हेड पर प्रेशर पड़ेगा तो वो बर्थ कैनाल की ओर और ज़्यादा मूव करेगा। दिस प्रेशर इज कॉज्ड बाय यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा कॉज होता है सर्वाइकल डायलेटेशन, फीटल मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें जब ये फीटस के हेड पर प्रेशर पड़ेगा तो ये और नीचे आएगा, तो जो सर्विक्स है वो डायलेट करेगी और जो फीटल है वो भी तो मूव करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फीटल एक्सिस प्रेशर। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट।
फ्रेंड्स प्रेजेंटिंग पार्ट किसको बोलते हैं? प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब होता है जो सर्विक्स है वहाँ पर जो भी पार्ट होता है बेबी का उसको बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। नॉर्मल कंडीशन में बेबी का हेड होता है, मतलब जिस पार्ट की सबसे पहले डिलीवरी होती है या जिसको हम सबसे पहले देख सकते हैं सर्विक्स के थ्रू, उसको बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है। डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, इफ देयर इज नो अनड्यू बोनी और सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन, डिसेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फ्रेंड्स अगर उसके अंदर मतलब यूट्रस के अंदर कोई भी बोनी या सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, बोनी का मतलब कि बोन्स या कोई रुकावट तो नहीं आ रही है, कोई टिश्यू है उसकी वजह से बेबी रुक तो नहीं रहा है, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है तो जो डिसेंट है वो अपने आप हो जाता है, नेचुरली हो जाता है। डिसेंट का मतलब है नीचे आना, डिसेंट डाउन होना, तो बेबी अपने आप कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ही नीचे आ जाता है। इट इज़ अ स्लो और इनसिग्निफिकेंट इन फर्स्ट स्टेज, मतलब ये जो पहली स्टेज है उसमें स्लो होता है बट प्रोनाउंस्ड इन सेकेंड स्टेज, बट लेकिन जो सेकेंड स्टेज होती है उसमें ये बेसिकली देखा जाता है। प्रेजेंटिंग पार्ट इज एक्सपेक्टेड टू रीच द पेल्विक फ्लोर, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है ये इसमें क्या होता है, जो वो पेल्विक फ्लोर है वहाँ पर इसको पहुँचना होता है बाय द टाइम द सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड। जब सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो जाती है तो जो पेल्विक रिम होता है यहाँ पर फीटस को पहुँचना होता है, और ये नेचुरली प्रोसेस है। अगर नॉर्मल कंडीशन है, बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आया है, तो ये फीटस है वो अपने आप नॉर्मल तरीके से नीचे तक आ जाएगा। पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फ्रेंड्स इसमें मैंने केवल हेडिंग लिखा है, आप इसको समझ लीजिएगा तो अपने आप आगे बना लीजिएगा, क्योंकि फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिजियोलॉजी में समझने में दिक्कत होती है इसलिए मैंने उसको डिटेल में समझा दिया है। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट स्टेज लेबर में हम क्या मैनेजमेंट करते हैं? जनरल मैनेजमेंट करते हैं, केयरफुल एग्जामिनेशन करते हैं, जो वुमेन है उनका केयरफुल एग्जामिनेशन करेंगे, पेरिनियल प्रिपरेशन करेंगे, पेरिनियल जैसे एपिजियोटमी करनी है या कुछ भी करना है उसको हम पेरिनियल प्रिपरेशन करते हैं, रेस्ट देते हैं, बावल केयर करते हैं, ब्लैडर केयर करते हैं, डाइट बताते हैं, रिलीफ ऑफ पेन, वाइटल साइन, मैटरनल वाइटल साइन भी चेक करते हैं, फीटल वाइटल साइन भी चेक करते हैं, एब्डोमिनल पाल्पेशन करते हैं, वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट बनाते हैं एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में फ्रेंड्स इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस स्टेज होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैनेजमेंट। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो फ्रेंड्स सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, पहले मुझे ये बता दीजिए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है। फर्स्ट स्टेज लेबर कहाँ से स्टार्ट होती है? ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होकर के 10 सेंटीमीटर सर्विक्स फुल डायलेट हो गई है, उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। सेकेंड कहाँ से स्टार्ट होगी? जहाँ से इसने छोड़ा है, तो इट स्टार्ट विद फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड्स विद द एक्सपल्सन ऑफ फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। फिर जो सेकेंड स्टेज है वो सर्विक्स के फुल डायलिटेशन से स्टार्ट होगी और जो बेबी है उसकी डिलीवरी हो जाएगी, वहाँ तक रहेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं प्लेसेंटा की बात नहीं कर रही हूँ, केवल बेबी की बात कर रही हूँ। ठीक है, ड्यूरेशन कितना? प्राइमरी पैरा में 2 आवर्स होगा, मतलब कि जो पहली बार माँ बन रही है उनको 2 घंटे लगेंगे, और जो मतलब पहली बार बन चुकी है, दूसरी या तीसरी बार बन रही है, उनको 30 मिनट लगेंगे। फेजेस, इसकी भी फेजेस देख लेते हैं। इसकी 2 फेज होती हैं, पहली होती है प्रोपल्सिव फेज, दूसरी होती है एक्सपल्सिव फेज। ठीक है, पढ़ते हैं प्रोपल्सिव फेज। इट स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स अप टू डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट टू द पेल्विक फ्लोर। फ्रेंड्स जो पेल्विक फ्लोर होता है मतलब वहीं जहाँ पर प्रेजेंटिंग पार्ट शो होता है, यहाँ पर जब प्रेजेंटिंग पार्ट आ जाता है उसको बोलते हैं प्रोपल्सिव फेज। ठीक है, मतलब जो सर्विक्स से फुल डायलेट हो गई है तो उसके बाद ये जो बेबी का हेड है, मतलब जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, वो यहाँ पर आकर के इंगेज हो जाएगा, उसको बोलेंगे प्रोपल्सिव फेज। नेक्स्ट एक्सपल्सिव फेज, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट एंड एंड्स विद डिलीवरी ऑफ द बेबी। मतलब इसमें यही होता है, आप प्रेजेंटिंग पार्ट हमको दिखाई देने लगा तो उसके बाद मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट का मतलब है कि जो मदर अपनी ताकत लगाती हैं, जो बोलते हैं कि पुश करो, तो उसको बोलते हैं बियरिंग डाउन एफर्ट। मतलब कि इतना दर्द को सहना और डाउन एफर्ट लगाना, पुश करना बेबी को, ताकि बेबी की डिलीवरी बाहर हो सके, उसको बोलते हैं मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट। जब वो लगाती है, जब वो इतने एफर्ट लगाएगी, प्रयास करेगी, वहाँ से फिर जो बेबी है वो बाहर आ जाता है। तो ये मतलब कि मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट से स्टार्ट होता है और जो बेबी की डिलीवरी हो जाती है वहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड जो फेज, मतलब सेकंड फेज है, उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। सबसे पहला यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। डिसेंट का मतलब बेबी जो नीचे आएगा। बियरिंग डाउन एफर्ट मदर की तरफ से लगाए जाएंगे। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा। सॉफ्ट टिश्यू डिस्प्लेसमेंट होगा। डायलिटेशन, गैपिंग ऑफ एनस एंड पेरिनियल बल्जिंग, विजिबिलिटी ऑफ फीटल हेड एट इंट्राइटस,
कंजेशन ऑफ द वल्वा, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होंगे। ठीक है, इन सबको अभी फ्रेंड्स हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मैटरनल वाइटल साइंस क्या होंगे। जो बीपी होगा वो 15 से 20 mm/Hg ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल 120/80 होगा तो इसमें 15 से 20 जो है वो बढ़ जाएगा। PR पल्स रेट कितना हो जाएगा, इंक्रीजिंग ड्यूरिंग ईच पुशिंग एफर्ट, जब मदर अपनी ताकत लगा रही होगी, पुश कर रही होगी, तो पर पुश पे जो पल्स रेट है वो इंक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है लेकिन कभी कभी 1 डिग्री तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सारे हमको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज की फ्रेंड्स फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है और सेकेंड स्टेज की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर। It is the series of movement that occur on head and trunk of the fetus in the process of adaptation when it passes through the birth canal. Basically इसमें हमको क्या देखना है कि जब से लेबर स्टार्ट होता है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर का मतलब ही क्या है, जब से लेबर स्टार्ट हो करके अंदर ऐसा क्या क्या चेंजमेंट हुआ, मैकेनिज्म हुआ कि जब तक बेबी की डिलीवरी हो गई है, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। वो सारे मूवमेंट को, सीरीज ऑफ मूवमेंट, ये इवेंट होते हैं जो अंदर होते रहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फ्रेंड्स मैंने इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया है ताकि ये ईजिली समझ में आ सके। इसमें बेसिकली हमको बस यही पढ़ना है कि बेबी की कैसे स्टेप बाय स्टेप डिलीवरी होनी है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन आएंगे। स्ट्रेटनिंग ऑफ फीटल वर्टिब्रा कॉलम बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस की मसल्स हैं वो जब प्रेशर करेंगी, मतलब कि जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, प्रेशर करेंगी, जो फीटल की वर्टिब्रा है वो पहले तो कर्व रहेगी, उसके बाद स्ट्रेट हो जाएगी। जब स्ट्रेट होगी तभी तो वो धीरे धीरे मूव करके आगे आएगा। ये वो स्टेप है। एक एक स्टेप आप देखते चलिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू फीटल पोडालिक पूल एंड वर्टिब्रल कॉलम टू द वेल फिटेड फीटल हेड। मतलब इसमें इतना समझिए कि धीरे धीरे जब ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो वो उसको फोर्स करेगा ताकि वो नीचे की ओर आए और जो वो पेल्विक ब्रिम होती है वहाँ पर वो फिट हो सके, वहाँ पर इंगेज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिकल स्ट्रेचिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है उसमें स्ट्रेचिंग होगी। ये अभी हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट है डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि जब ऊपर से और ज़्यादा प्रेशर आएगा, फॉर्मेशन ऑफ लोअर और अपर यूट्राइन सेगमेंट होगा तो फिर प्रेजेंटिंग पार्ट हमको शो होने लगेगा। डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होगा, ये भी समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है डिटैचमेंट ऑफ मेम्ब्रेन फ्रॉम सराउंडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो डिटैच होंगी जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पहले डिटैच होंगी उसके बाद ही तो रप्चर होंगी। समझ में आ गया। एस्केप ऑफ गश ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, इसमें वही बात करी गई जो हम लोगों ने म्यूकस प्लग की बात करी थी और उसके बाद जो वाटर ऑफ बैग की बात करी थी वो वही है कि जो एस्केप ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड का जो गश होता है वो बाहर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ यूट्राइन कैविटीज देयर बाय रिड्यूस, धीरे धीरे जो यूट्राइन कैविटी का वॉल्यूम है वो कम होने लगेगा। क्यों कम होने लगेगा, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो तो बाहर आ गया। ठीक है, अब बेबी बचा है उसको हम धीरे से बाहर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग पार्ट डायरेक्टली अप्लाइड टू वजाइनल टिश्यू, मतलब कि जो वजाइना होती है वहाँ पर प्रेजेंटिंग पार्ट आ जाता है। स्टिमुलेशन ऑफ नर्व रिसेप्टर ऑफ द पेल्विक फ्लोर, और जो वहाँ के नर्व रिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर, अब और ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन आ रहे हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, बियर डाउन एट द पीक ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और जो मदर का बियरिंग डाउन एफर्ट है वो बिल्कुल पीक पर होता है। मतलब आप इमेजिन करते चलिएगा इसको, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा कि मदर भी उधर से बिल्कुल पुश कर रही हैं, अपने पूरे एफर्ट्स लगा रही हैं। नेक्स्ट है एक्सपल्सन ऑफ फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल, फिर इतना सारा प्रोसेस हुआ है तो जो फीटस है वो बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आ जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ लेबर और उसकी फिजियोलॉजी पढ़ ली। मीन्स इसमें सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में एक चीज़ और पूछी जाती है, कार्डिनल मूवमेंट। कार्डिनल मूवमेंट क्या होते हैं, जो बेबी है वो कैसे मूव करके, मतलब उसका भी तो कुछ मूवमेंट होता होगा, वो बाहर कैसे निकलता है, ये कार्डिनल मूवमेंट में उनको समझाया गया है। ठीक है, तो अब हम सेकेंड स्टेज पढ़ रहे हैं इतना डिटेल से, तो कार्डिनल मूवमेंट को भी पढ़ लेते हैं।
इसमें क्या है, कार्डिनल मूवमेंट ड्यूरिंग लेबर रिफर्स टू द स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ द फीटस हेड एंड बॉडी। ये क्या होते हैं, बेबी के स्पेसिफिक मूवमेंट होते हैं, बेबी के हेड के और बॉडी के। एज इज पासेस थ्रू द बर्थ कैनाल, मतलब कैसे वो बर्थ कैनाल के पास होकर के आता है, मतलब अंदर से यूट्रस से कैसे धीरे धीरे वो सर्विक्स के थ्रू बर्थ कैनाल पर आता है। दीज मूवमेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल वजाइनल डिलीवरी। और अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करवाई जा रही है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है, इनके थ्रू ही बेबी बाहर निकलता है। फ्रेंड्स 7 इंपॉर्टेंट कार्डिनल मूवमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है डिसेंट, इंगेजमेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सपल्सन। ठीक है, यहाँ पर हम हल्का हल्का देख लेते हैं कि कार्डिनल मूवमेंट्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, किसी बुक में 7 दिए हुए हैं, किसी बुक में 9, किसी बुक में 10, तो मैंने पूरे 10 लिखे हुए हैं, 9 या 10, हाँ जितने भी होते मैंने पूरे लिखे हुए हैं, ताकि कुछ भी चीज़ छूटे ना और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले एंगेजमेंट। द फीटस हेड इंटर द पेल्विस एंड द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द हेड पासेस थ्रू द पेल्विक इनलेट। मतलब इसमें यही बोला गया है कि जो पेल्विक ब्रिम होता है, मतलब पेल्विक ब्रिम होता है, वहाँ पर जो बेबी का हेड है वो आकर के इंगेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिसेंट। द फीटस हेड मूव्स डाउनवर्ड थ्रू द पेल्विस ड्राइवन बाय यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसमें यही बोला गया जो डिसेंट है, अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसमें बेबी का जो हेड है वो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू नीचे आ रहा होता है। फिर जो कार्डिनल मूवमेंट है इसका आप एक एनिमेशन वीडियो देख लीजिएगा तो उससे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्शन। द फीटस हेड फ्लेक्स और टक अंडर इट्स चिन, रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ द हेड एंड फैसिलिटेटिंग पासेस थ्रू द पेल्विस। देखिए, अब पहले वो अपना जो हेड है उसको फ्लेक्स करता है ताकि वो आगे मूवमेंट कर सके, इसमें यही है। नेक्स्ट है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। जो बेबी है वो अपना जो हेड है उसको इंटरनल रोटेट करता है, मतलब कि अंदर की ओर रोटेट करता है ताकि वो आगे की ओर बढ़ सके। क्योंकि देखिए यहाँ पर यूट्रस के पीछे ही जो मदर होती है उसकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो वहाँ से उसको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है निकलने के लिए। तो इसीलिए ये सारे कार्डिनल मूवमेंट के थ्रू धीरे धीरे वो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट हो जाता है क्राउनिंग। फ्रेंड्स क्राउनिंग का मतलब होता है जब बेबी अपना हेड को ऊपर उठाता है, पहले वो इंटरनल रोटेशन करेगा, उसके बाद जब वो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेगा तो फिर वो अपने सर को ऊपर की ओर कर लेगा, उसको बोलते हैं क्राउनिंग। एक्सटेंशन ऑफ द हेड। द फीटस हेड एक्सटेंड और स्ट्रेटनेस एज द पासेस थ्रू द पेल्विस एंड इनटू द बर्थ कैनाल। मतलब धीरे धीरे जैसे ही वो आगे आ रहा होता है तो अपने हेड को वो एक्सटेंड करता है ताकि वो आगे की ओर मूव कर सके। नेक्स्ट है रिस्टिट्यूशन। इट इज द विजिबल पैसिव मूवमेंट ऑफ द हेड ड्यू टू अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक दैट अकर्स ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। देखिए जब बेबी ने इंटरनल रोटेशन किया था तो उसकी जो नेक है वो मुड़ चुकी होती है, तो यहाँ पर वो आगे की ओर बढ़ता है और अपने हेड को ट्विस्ट करता है ताकि उसको आगे का, जब वो आगे की ओर आएगा, मतलब सर्विक्स के नीचे धीरे धीरे आ रहा होता है, तो वहाँ पर ये मूवमेंट है। मुझे पता है कि आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, लेकिन मैं अभी डायग्राम बना करके आपको नहीं समझा सकती हूँ। इन सबके अलग अलग डायग्राम है, तो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, या तो अगर मैं एक इसका कार्डिनल मूवमेंट का एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगी उसमें मैं आपको अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझा दूंगी, लेकिन अभी हमको इसमें पढ़ना था तो इसलिए हम एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। इंटरनल रोटेशन ऑफ फीटल हेड इज अ कार्डिनल मूवमेंट दैट इज फॉलोड बाय अ करेस्पॉन्डिंग रोटेशन ऑफ द शोल्डर अलाइंग देम और ईजियर पासेस थ्रू द बर्थ कैनाल। इसमें मतलब जो शोल्डर है उन शोल्डर को भी वो धीरे धीरे रोटेट करता है, वो अपनी बॉडी को पहले फ्लेक्स करता है फिर रोटेट करता है ताकि वो आगे की ओर बढ़ सके। नेक्स्ट है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। पहले वो इंटरनल रोटेशन शोल्डर का करेगा तो हेड का भी हो जाएगा, फिर सर को एक्सटर्नल रोटेट करेगा, उसके बाद एक्सपल्सन हो जाएगा, मतलब कि धीरे से फिर उसका जो हेड है वो बाहर आ जाएगा और बाहर जो भी नर्स होंगी वो उसको बाहर एक्सपल आउट कर लेंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। देखिए सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या हुआ था, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट होकर के बेबी का बर्थ हो गया, ठीक है, ये बेबी बाहर आ गया है, ठीक है। अब क्या है, द थर्ड स्टेज बिगेन आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ फीटस। बेबी बाहर आ गया, ये स्टेज वहाँ से स्टार्ट होती है एंड एंड विद द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। और ये कहाँ पर एंड होती है, जब प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन मतलब सभी चीज़ों को हम बाहर एक्सपेल आउट कर लेते हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, और थर्ड स्टेज में ही जो ब्लीडिंग है उसको भी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरेशन, 50 मिनट्स फॉर बोथ प्राइमरी ग्रेविटा एंड मल्टी ग्रेविटा। मतलब 15 मिनट इनफ होते हैं प्लेसेंटा को बाहर करने के लिए और ब्लीडिंग, नॉर्मल ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए, प्राइमरी ग्रेविटा के लिए भी मल्टी ग्रेविटा के लिए भी।
अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, इफ़ थर्ड स्टेज लास्टिंग मोर देन 30 मिनट्स, अगर ये जो थर्ड स्टेज है, नॉर्मल तो इसका ड्यूरेशन 15 मिनट का है, लेकिन अगर 15 मिनट से बढ़ करके ये 30 मिनट से ज़्यादा की हो रही है, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा की हो रही है, शुड बी कंसिडर्ड एबनॉर्मल। तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात है, यहीं पर पीपीएच हो जाता है, जिसको पोस्टपार्टम हैमरेज बोलते हैं, कभी कभी यूट्रस कोलैप्स हो जाता है, ये सारी इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, कुछ भी थोड़ा सा भी फ्रेंड्स आपको समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं तो मेहनत कर रही हूँ, आपको इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, अब आपके ऊपर है कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर फ्रेंड्स आप अच्छे से नोट्स बनाते हुए मेरे साथ चलेंगे तो आपको, मुझे गारंटी दे रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतना टफ भी टॉपिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स थर्ड स्टेज में क्या होगा, पेन होगा, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा का सेपरेशन होगा, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, मतलब कि जो प्लेसेंटा उसका एक्सपल्सन होगा, वो बाहर आएगा मेम्ब्रेन का। मैटरनल साइन क्या है, शिवरिंग होगी, मतलब कि उसको कपकपाहट होगी मदर को, सडन चिल होगा, मतलब उसको अचानक से ठंड लगने लगेगी, पल्स रेट हाई हो जाएगी और बीपी भी हाई हो जाएगा, ये सारे मदर के साइन देखने को मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं, देख लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। देखिए फिजियोलॉजी फ्रेंड्स लेबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अब आपको हर स्टेज की पढ़नी पड़ेगी। द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कंसिस्ट ऑफ 2 फेज, इसके अंदर 2 फेज है, प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटल एक्सपल्सन, ठीक है। प्लेसेंटल सेपरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा का सेपरेशन होगा। एज द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेसेंटल बेड श्रिंक कॉजिंग द प्लेसेंटा टू डिटैच फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। देखिए जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेबी तो अब निकल आया है, तो जो प्लेसेंटा जहाँ पर चिपकी हुई है, मतलब यूट्रस में जहाँ पर प्लेसेंटा है, वो जो एरिया है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, मतलब लूज टाइप का हो जाएगा, जिससे जो प्लेसेंटा है वो डिटैच हो जाएगी अपनी वॉल से, यूट्राइन वॉल से। दिस सेपरेशन ऑफन बिगिंस एट वन पोल एंड ग्रेजुअली स्प्रेड, और ये जो सेपरेशन वो पहले एक साइड में होगा, फिर धीरे धीरे चारों तरफ से हो जाएगा और प्लेसेंटा टोटली यूट्राइन वॉल से डिटैच हो जाएगी। देयर आर 2 वेज ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। प्लेसेंटा को सेपरेट करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। पहला है शेल्स मेथड, जिसको बोलते हैं सेंट्रल सेपरेशन, नाम से पता चल रहा है इसमें जो प्लेसेंटा पहले सेंट्रल में सेपरेट होगी। ड्यू टू डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा रिजल्टिंग इन ओपनिंग ऑफ फ्यू यूट्राइन साइनस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड बिहाइंड द प्लेसेंटा which put weight on the placenta causes the central portion of the placenta to descend first। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होती है इसमें पहले जो देखिए ये सपोज दैट ये यूट्राइन वॉल है, यहाँ पर सपोज दैट ऐसे प्लेसेंटा है, ठीक है, तो अभी कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पर जो यूट्रस के वॉल है, यहाँ पर साइनस जो होते हैं, साइनस का मतलब होती है ओपनिंग, यहाँ पर जो है ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है। जब ब्लड एक्यूमुलेट होने लगेगा तो ऐसे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, जब ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो ये जो प्लेसेंटा है ये सेंट्रल से डिटैच हो जाएगी, सेंट्रल से डिटैच हो जाएगी, तो फिर ये पहले बीच से हटेगी, उसके बाद किनारे किनारे से ऐसे हट जाएगी, तो इसमें वही बोला गया है। मेथड है मैथ्यूज डनकन मेथड, इसमें होता है मार्जिनल सेपरेशन। मार्जिनल सेपरेशन का मतलब कि जैसे ये हो गया यूट्रस, तो अभी हम लोगों ने देखा था सेंट्रल पोर्शन से पहले प्लेसेंटा सेपरेट हो रही थी, लेकिन इसमें मार्जिन का मतलब किनारे साइड से होगी, तो सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा स्टार्ट फ्रॉम द मार्जिन, वही बात हो गई, एंड इज मोस्टली अनसपोर्टेड विद सब्सिक्वेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसमें सपोर्ट नहीं करता है, ये अपने आप ही श्रिंक होने लगती है किनारे साइड से। मोर एंड मोर एरियाज गेट डिटैच्ड फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, धीरे धीरे इधर से किनारे से स्टार्ट होगी, तो धीरे धीरे सारे जो प्लेसेंटा है वो यूट्राइन वॉल से डिटैच हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है प्लेसेंटल एक्सपल्सन, ठीक है, ये थर्ड स्टेज का बेसिकली मेन दूसरा पॉइंट है। सेपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, 2 मेथड थे, अब हम पढ़ते एक्सपल्सन। इट इज़ द नेचुरल प्रोसेस वेयर द प्लेसेंटा डिटैच फ्रॉम द यूट्राइन वॉल एंड इज एक्सपेल थ्रू द बर्थ कैनाल। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें पहले तो प्लेसेंटा डिटैच होगी, डिटैच अब हो चुकी है तो नॉर्मल बर्थ कैनाल से वो एक्सपेल आउट हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें क्या एक्सपेक्टेंट मैनेज करते हैं, असिस्टेंट एक्सपल्सन करते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। अब आ जाते फ्रेंड्स, मैंने हेडिंग से ही पढ़ाया, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, और मैंने फोकस किया फिजियोलॉजी पर जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आप मैनेजमेंट टोटल मिला करके एक मैनेजमेंट में लिख देंगे, हेडिंग डाल के मैनेजमेंट ऑफ लेबर, तो वो भी वैलिड है, वो भी मान लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। ये किसी बुक में दिया होगा, किसी बुक में नहीं दिया होगा। तो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में क्या है, द फोर्थ स्टेज बिगिंस विद द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड एंड्स विद इन 2 hours लेटर।
ये क्या होता है, जब प्लेसेंटा जो है वो एक्सपेल आउट हो चुकी है उसके बाद का 2 घंटा हम मान लेते हैं 4 स्टेज ऑफ लेबर। फ्रेंड्स, किसी किसी बुक में 1 घंटा भी दिया हुआ है, किसी किसी बुक में 2 घंटे दिए हुए हैं। ये बेसिकली ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है। इसमें जो फीमेल है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी हेल्थ कैसी है, उसका इमोशनल स्टेटस कैसा है, और उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसकी फिजियोलॉजी क्या है, यूट्रस बिकम फर्म एंड रिट्रैक्टेड, स्टोनी हार्ड टू टच। अब देखिए क्या होता है, यूट्रस का जो है वो तुरंत चेंज हो जाता है, स्टोनी हार्ड मतलब जब हम उसको पुश मतलब पालपेट करते हैं तो हमको हार्ड फील होता है टच करने पर। नेक्स्ट है प्लेसेंटल साइट हीलिंग, धीरे धीरे इसमें जो प्लेसेंटल साइट है वो हील कर रही होती है। यूट्राइन इन्वॉल्यूशन हो रहा होता है। यूट्राइन इन्वॉल्यूशन का मतलब है कि अपनी पहली स्टेज में यूट्रस का आना, जैसे उसकी प्रेगनेंसी की पहली स्टेज थी वैसे नॉर्मल स्टेज पर आना। हार्मोनल चेंजेस इसमें होते हैं। पोस्टपार्टम रिकवरी करी जाती है। पोस्टपार्टम रिकवरी का मतलब वही कि डिलीवरी के बाद जो हम रिकवरी करेंगे। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, इसमें जो फीमेल की हेल्थ है उसको हम असेस करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं और बार बार देखते हैं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है फीमेल को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केयर ऑफ मदर एंड बेबी। इसमें पहले मदर की केयर करते हैं। बेसिकली इसमें देख लेते हैं क्या क्या हमको केयर देनी है। वाइटल साइन चेक करने हैं, यूट्रस का हाल कैसा है वो देखना है, वजाइना का एग्जामिनेशन करना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है ये वुमेन को बतानी है, फ्लूइड जो मेंटेन करना है बॉडी में क्योंकि अभी फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, ठीक है, और वार्म हमको फील करवाना है मदर को, ठीक है। नेक्स्ट है बेबी को भी वार्म फील कराना है, उसके भी साथ में रहना है। ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को करवानी है, मदर को भी ब्रेस्ट फीडिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको भी उसकी केयर करनी है और बेबी की वाइटल साइन भी हमको चेक करने हैं। तो मदर केयर ऑफ मदर एंड बेबी में हम इन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग। देखिए जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद हम मदर हैं या जो मदर वो बेबी हुआ है उसके जो पेरेंट्स हैं उनको हम फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं कि आप अब 1-2 अगर आपका पहला बच्चा तो आप 2-3 साल का समय ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बेबी को प्लान कीजिए, इन सब के बारे में बताते हैं। तो एडवाइस द मदर टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग मेथड, इसमें हम बताते हैं कि आप मदर को कि आप फैमिली प्लानिंग मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फैमिली प्लानिंग है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। पोस्टपार्टम से कुछ नहीं मतलब है, फैमिली प्लानिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फैमिली प्लानिंग का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। प्रीवियस दूसरा या तीसरा वीडियो ही है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैं गारंटी देती हूँ अगर आपने एक बार फैमिली प्लानिंग का वीडियो वो देख लिया आपको कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेगा, क्योंकि मैंने उसको इतने डिटेल से इतनी बार उसको इतने अच्छे से समझाया है। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने लेबर के बारे में पढ़ा, स्टेजेस ऑफ लेबर। इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ा। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, लेकिन मैं 100% गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा, मेरे साथ नोट्स बनाए तो आपको पक्का समझ में ज़रूर से ज़रूर आएगा, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल वीडियो को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे ही मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ इतने और लोग जुड़े हैं तो मुझे और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने के लिए प्रेरणा मिलती है और मोटिवेशन मिलता है, और मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा रिसर्च करूं और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाऊं। जैसे आपने मेरे लेबर के नोट्स देखे, अगर आप कोई भी बुक उठा करके देख लीजिएगा कि मेरे नोट्स से और बुक के नोट्स में क्या डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, और मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ती हूँ। मुझे लगता है मैं हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े पॉइंट को कवर करूँ ताकि जो मुझसे पढ़ रहा है उसको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और हाँ, मैंने जैसे बोला कार्डियल मूवमेंट पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और इमेज के माध्यम से आपको कार्डिनल मूवमेंट अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, फैमिली प्लानिंग का जो वीडियो है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फैमिली प्लानिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी पूछा जाता है, ओबीजी में भी पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।